खबर आ रही है, बुजुर्ग से 8.9 लाख की फर्जी निकासी कराई गई है। मोबाइल गुम होने के बाद साइबर ठगी। बेहटा में मोबाइल खो गया था योगेंद्र प्रसाद का और खाते से लगभग 8,19,000 रुपए उड़ा लिए गए। एसबीआई खाते से 6.91 लाख की निकासी हुई। इंडियन बैंक के खाते से 1.28 लाख रुपए गायब कर लिए गए। नया सिम चालू कराने पर ठगी का खुलासा हुआ। साइबर थाना और साइबर सेल में शिकायत दर्ज हुई है। तकनीकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग के बैंक से निकासी की गई है। खाते से लगभग 8,19,000 रुपए उड़ा लिए गए। मोबाइल को लॉक कर दो। अब मोबाइल ब्लॉक किया कि नहीं किया, हम पैसा निकाल जब वहाँ से हम 26 के मुंगेर आए। आज 26 को मुंगेर आया। हाँ, ठीक। 26 है ठीक। और 27 को बैंक गए कि पैसा निकाले। तो बैंक में बोला कि पैसे नहीं है आपका। कितना पैसा था आपके अकाउंट में? हमारे अकाउंट में तो 2 अकाउंट से पैसा निकाला था। एक एसबीआई में ब्रांच। और इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्टेट बैंक का ताला तोड़कर चोरी की गई है। बैंक मैनेजर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चोरी किए गए कैश और कागजात का आकलन किया। चिरैया के महुआवा गांव की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मोतिहारी से, जहां स्टेट बैंक का ताला तोड़कर चोरी की गई है। बैंक मैनेजर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। चोरी किए गए कैश और कागजात का आकलन किया गया है। चिरैया के महुआवा गांव की घटना बताई जा रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है और देखिए इस खबर की अधिक जानकारी देंगे मोतिहारी से न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बैंक मैनेजर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। जांच में क्या निकलकर सामने आया? और बैंक कर्मी जांच में जुटे हैं कि चोरी कितने की हुई है। देखिए जो तस्वीरें सामने आई है कि बैंक के गेट का ताला जो है वो चोरों ने तोड़ दिया है। जो खिड़की है उसको चोरों ने तोड़ दिया है। और वैसी स्थिति में क्या क्या चोरी हुई है इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। बैंक कर्मी को भी बुलाया गया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर क्या कौन कौन लोग थे, कौन गिरोह था और कितने की चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुई है। तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने की चोरी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है कि बैंक के गेट का ताला जो है चोरों ने तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया और खिड़की के पूरे ईंटें तोड़ दिए। तो वैसी स्थिति में आकलन जो है बैंक कर्मी और पुलिस ये जुटाने में लगे हैं कि कितने की चोरी हुई, क्या क्या कागजात, कितने पैसे जो है वो चोरी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश। खबर पर नजर बनाकर रखें। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। उड़ीसा के 6 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। बैंक से पैसे निकालने वालों को निशाना बनाया करते थे। हिसुआ में 3.10 लाख चोरी कांड का खुलासा हुआ। सीसीटीवी और तकनीकी जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरोह ने नवादा और कुर्था में वारदात को अंजाम दिया था। कैश, बाइक, मोबाइल समेत कई सामानों को बरामद किया गया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। तो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है। अंतरराज्यीय चोर का गिरोह है जो भंडाफोड़ जिसका किया गया। 6 शातिर चोर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल तफ्तीश लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी की जा चुकी है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच सघनता से कर रही है। लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स चोर है जो इस पूरे मामले में शामिल था। आपको बता दें कि फिलहाल 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाइक पर बैठे इन चोरों की संख्या भी आप देख पा रहे होंगे और इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। बैंक ऑफ इंडिया से करीब 3,10,000 रुपये लेके जा रहे थे। तभी गंगदेव पेट्रोल पंप के पास में उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, बाइक पार्क की थी, जिसमें कुछ अज्ञात चोरों द्वारा मास्टर की के माध्यम से उसकी डिक्की को खोल लिया गया और उसमें से 3,10,000 रुपये लोग छीन के भाग गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस
पे अनुसंधान किया जा रहा था, जिसके क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई, जिसमें टीम द्वारा रेड छापेमारी की गई और 6 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर आपको दानापुर से बताएंगे, जहां न्यू प्रगति नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मृतक जूली सिंह के परिजनों का आरोप है कि बेटी पैदा होने और दहेज को लेकर उसे लंबे वक्त से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार 11 मई को पति और देवर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। साथ ही आरोप है कि हत्या के बाद शव को घर से बाहर ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस पूरी घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कुछ लोग शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मृतका के पिता, जो पुलिस विभाग में दारोगा है, पुलिस जांच पर सवाल खड़े करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पति, देवर समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। वहीं घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो विवाहिता की मौत पर बवाल मचा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटी पैदा करने पर हत्या के आरोप लग रहे हैं और फिलहाल इस मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दहेज प्रताड़ना का भी आरोप है। घर से शव को बाहर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोको पायलट पट्टी समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। विवाहिता की मौत हो चुकी है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। दानापुर थाना में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। 11 मई की तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसके बाद से इसी के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। मरा हुआ डेड बॉडी को लाद करके एक और महिला है जो डेरा पर रहती है, जिनका मकान मालकिनी वो सहयोग कर रहे हैं। और एक और हैं, इनका उमेश हार्डवेयर का दुकान है, उमेश ही मोटरसाइकिल पर चला रहे हैं, लाद के हस्बैंड पकड़ करके पीछे बैठ करके घसीटते हुए पैर उसका घसटा रहा है, लेकर के भाग रहे हैं। पुलिस के अनुसार और हम लोग को भी अनुसार देखने से उसको गला घोट करके हत्या की गई। तो देखिए, दानापुर विवाहिता मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। घर से शव ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बेटी के पैदा होने के बाद परिजन नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने महिला का ही अंतिम संस्कार कर दिया। उसके शव को झाड़ी में जाकर ले जाकर फेंक दिया, जिसका फुटेज सामने आया है। मृतक की बेटी भी लापता बताई जा रही है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता दानापुर से अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज कब का है, ये घटना कब की है और बच्ची को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी आ पा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी है उसके पिता ने जो है ये सारा अरेंज किया है, सभी जगह से जो है निकाला है, क्योंकि वो खुद पुलिस विभाग में दरोगा हैं। इस वजह से उन्होंने खुद निकाला है। पुलिस इस मामले में जिस तरह से पिता कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई में जो है कोताही बरत रही है, यही वजह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो बच्ची जानवी है वो अभी तक गायब है और उसके भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो हालांकि जो है पुलिस बोलती है कि इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीसीटीवी हमने भी इसका निकाला है, लेकिन कहने और करने की बात में इस बात में जो है नकारात्मक सामने आता है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। न तो जो मुजफ्फरपुर में लोको पायलट पति है उसकी गिरफ्तारी हुई है और न ही जो सास ससुर हैं जिनका नाम दिया गया है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि हमारी कार्रवाई जारी है, तो इसमें कहीं न कहीं जो है कमी दिखती है। जी वाकई अमरजीत, खबर पर आप भी नजर बनाए रखें और देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में और कौन कौन से राज खुलकर सामने आते हैं, कैसे हत्या हुई, बच्ची के बारे में भी अभी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। नजर बनाकर रखिए अमरजीत, बहुत शुक्रिया।
और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता दें, जहां एक बार फिर पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान लगभग 50,000 का इनामी अपराधी आकाश कुमार गोली लगने से जख्मी हो गया है। उसके दोनों पैर में गोली लगी है और इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है। मुठभेड़ की यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास की बताई जा रही है। घायल अपराधी आकाश कुमार थाना क्षेत्र के बरहिता का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर पूर्व मुखिया कुरैश मियां की हत्या का आरोप था। लूट, रंगदारी समेत करीबन 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसने थावे के स्टील कारोबारी मृत्युंजय कुमार से रंगदारी मांगी थी और रंगदारी देने पर 60 दिन के भीतर हत्या की धमकी दी थी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो हत्या कर दी जाएगी। बिहार एसटीएफ कुख्यात अपराधी आकाश की गिरफ्तारी के लिए 5 साल से लगी हुई थी, लेकिन हर बार चकमा देकर ये फरार हो जाता था। एसपी विनय तिवारी की टीम ने कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी की, जिसके बाद हथियार की बरामदगी के लिए जब बंजारी बाईपास पर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी और आकाश के दोनों पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। और देखिए, बिहार में सरकारी टेंडर फिक्सिंग के बड़े खिलाड़ी ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रसूखदार होकर ठेकेदार के तार कहां तक पहुंचे हुए थे, ये भी अब सामने आने लगे हैं। 27 मई को करीबन 11 घंटे की छापेमारी के बाद गिरफ्तार ऋषु श्री ने जांच एजेंसी की पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे किए। ऋषु ने टॉप के नौकरशाहों के साथ मिलीभगत का पूरा सिस्टम बना रखा था। भ्रष्टाचार और काली कमाई को सफेद करता था। अधिकारियों को कमीशन की मोटी राशि नगद में देकर टेंडर मैनेज करता था और इतना ही नहीं, अधिकारियों को मैनेज करने के साथ ही कई अफसरों की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति का भी प्रबंधन करता था। देश विदेश तक में देखरेख करता था। जब ऋषु ने राज उगलने शुरू कर दिए तो जांच एजेंसियों के रडार पर कई विभाग के अधिकारी आ गए, जिनमें जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं भवन निर्माण, BMSIL के अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, सरकारी टेंडर पर यह खेल लगातार चल रहा था और करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। अधिकारियों की संपत्ति का प्रबंधन करने का काम भी ऋषु श्री किया करता था। उसके पास खुद ही पेट्रोल पंप, लैंड क्रूजर जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं और फिलहाल ऋषु श्री ने बताया है कि सिस्टम के साथ उसका मिली भगत से ये खेल चल रहा था। कई विभागों के अधिकारी भी इस जांच के बाद नप गए हैं। और आइए अब आपको ये बता देते हैं कि जांच एजेंसी की पड़ताल में अब तक ऋषु के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है, क्या क्या पता चला है। ये सिर्फ उसकी गिरफ्तारी के बाद के खुलासे हैं, जबकि छापेमारी के दौरान भी करोड़ों के हीरे जेवरात, कैश और संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं। बहुत बड़ा रसूखदार है ठेकेदार ऋषु श्री। ऋषु के पास पटना, हाजीपुर में कई पेट्रोल पंप हैं। पॉर्श और लैंड क्रूजर जैसी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं। BMW जैसी और भी महंगी कई गाड़ियां हैं। सभी गाड़ी 2022 से 2024 के बीच में खरीदी गई है। भ्रष्टाचार की कमाई का रियल एस्टेट में निवेश किया करता था और 5 से 6 साल में ताबड़तोड़ विदेश यात्रा की है। दुबई और यूरोप के कई देशों की यात्रा उसने की है और 7 से 8 साल में करोड़ों की संपत्ति भी बना ली। दिल्ली NCR में रियल एस्टेट में निवेश का दावा भी किया है। तो ये उसकी संपत्ति का ब्यौरा है और अब तक कैसे कैसे, कहां से कमाए और कहां खर्च किए, इसकी भी जानकारी सामने आ चुकी है। लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसके पास से मिली है। बढ़ते आगे, देखिए, पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर गुस्से में शिक्षक नजर आए हैं। गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग का विरोध किया है। SCERT निदेशक के पत्र का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के आदेश का विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों ने यह बताया कि ये तुगलकी फरमान है। शिक्षक संघ ने CM से गुहार लगाई है। 1 जून से ट्रेनिंग के आदेश दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। एक बार फिर से गुस्से में शिक्षक नजर आ रहे हैं। इस खबर की अधिक जानकारी देंगे पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षकों का आक्रोश क्यों नजर आ रहा है और क्या फरमान जारी किया गया है? देखिए, 1 जून से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो रही है और गर्मी की छुट्टी में एक बार फिर से शिक्षा विभाग के पत्र का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि 1 तारीख से
राज्य के जो सभी प्रशिक्षण संस्थान है वहां पर शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस पत्र का लगातार विरोध हो रहा है। SCERT के डायरेक्टर हैं सज्जन आर, इन्होंने पत्र जारी किया है और साफ तौर से कहा है कि जो 2025-26 सत्र के जो शिक्षक हैं प्रशिक्षण है उसमें इनको भाग नहीं लेने वाले जो शिक्षक हैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग में भाग लेना है और इस पत्र का जो है विरोध शुरू हो गया है। बता दें आपको कि अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और 1 तारीख से अगर गर्मी की छुट्टी हो रही है, शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों ने पहले ही टिकट ले लिया है और इस दौरान जो है फैमिली के साथ हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस तरह का जो एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है ऐसे में हम लोग असमंजस में हैं। सभी ने सीएम सम्राट चौधरी से पत्र लिखकर गुहार लगाई है, इस पत्र को तत्काल रद्द किया जाए क्योंकि हम लोग की गर्मी छुट्टी खराब हो जाएगी। जी वाकई रजनीश, क्या इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि SCERT की तरफ से पत्र जारी किया गया है, तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, इससे पहले भी इस प्रकार के आदेश जारी हुए थे, लेकिन शिक्षकों का जब विरोध सामने आया तो उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आनी पड़ी थी और इसके बाद पत्र को स्थगित किया गया था, रद्द किया गया था। इस बार भी चूंकि गर्मी छुट्टी का पहले से शेड्यूल फिक्स है और 1 तारीख से सभी शिक्षक जो है उस मूड में है कि हम लोग बाहर निकलेंगे गर्मी की छुट्टी में, लेकिन इस पत्र के बाद घमासान मचा है और सभी अब सीधे सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से गुहार लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं कि इस पत्र को तत्काल रद्द किया जाए। वाकई देखने वाली बात होगी रजनीश की कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है, कब इसे रद्द किया जाता है। शिक्षकों की मुश्किलें थोड़ी जरूर बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका, इस खबर पर नजर बनाकर रखें। और देखिए, बिहार के पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को एक बार फिर से नोटिस मिल गया है। नोटिस 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। और इससे पहले भी राबड़ी देवी को कई बार आवास खाली करने को लेकर नोटिस मिल चुका है, लेकिन अब तक आवास खाली नहीं किया गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सर्कुलर रूट से राबड़ी की विदाई, मंत्री नंद किशोर राम को मिला बंगला। राबड़ी का नया पता 39 हार्डिंग रोड। बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा में रहने वाला 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर से सुर्खियों में है। लंबे समय तक राबड़ी देवी के पास रहा यह आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए गए हैं। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रूप में ये 39 हार्डिंग रोड जो है वो आवंटित हुआ है और राबड़ी देवी को अब इसी आवास में आना होगा। अगर वो आती हैं तो इस आवास में वैसे कह सकते हैं कि रंग रोगन और बाकी जो काम है वो आगे किया जाएगा। हालांकि इस आवास में अभी कोई मौजूद नहीं है। भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद राबड़ी देवी के इस बंगले से विदाई तय हो गई है। आरजेडी के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव और राबड़ी देवी अब नहीं रहेंगी। वहीं राबड़ी देवी को एक बार फिर बंगला खाली करने के नोटिस के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी हैं, उनके नाम से वो 10 सर्कुलर रोड उनके नाम से किया गया है, अलॉट किया गया है। ये पहले ही जो माननीय विपक्ष की नेता विधान परिषद के आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम से 25 नवंबर 2025 में ही 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया। तब स्वाभाविक है कि विभाग नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। वीआईपी जोन में स्थित 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशकों से बिहार की सियासत का चर्चित पता रहा है। ये आवास लालू प्रसाद के सियासी उत्थान और पतन का गवाह रहा। 2005 में जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का राजनीतिक दरबार यहीं पर लगता रहा। ये बंगला लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सत्ता और सियासी रसूख का प्रतीक माना जाता था। करीब 20 साल से 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित पता माना गया है। इस बंगले से लालू परिवार का गहरा नाता है, लेकिन अब इस बंगले में राबड़ी देवी नहीं रहने वाली हैं।
बंगला मंत्री नंद किशोर राम के नाम आवंटित हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस के बाद अब सियासत सुलग गई है। विपक्ष ने इसे बदले की भावना की कार्रवाई बताया तो एनडीए ने कहा कि कानून के तहत सबको चलना पड़ेगा, राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी गलियारे के लोग, आपको सुनवाते हैं। पर राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी ने पता नहीं 10 नंबर में क्या छुपा रखा है कि वो इसे खाली नहीं करना चाह रहे हैं। राबड़ी जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है कि लालू जी के परिवार ने जो सोच लिया मुखे कानून हो गया। अब ये नया बिहार है, ये एनडीए के नेतृत्व वाला बिहार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व। पर राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी ने पता नहीं 10 नंबर में क्या छुपा रखा है कि वो इसे खाली नहीं करना चाह रहे हैं। राबड़ी जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है कि लालू जी के परिवार ने जो सोच लिया मुखे कानून हो गया। अब ये नया बिहार है, ये एनडीए के नेतृत्व वाला बिहार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला बिहार है। यहां चीजें कानून से ही चलती हैं। भाई 10 नंबर बंगला अगर किन्हीं अन्य माननीय को अलॉट किया गया है तो नियम के अनुकूल किया गया है। अब लालू परिवार के जो भी सदस्य अगर उस बंगले को अपनी निजी जागीर समझते हैं तो ये उनकी गलती है, वे गलत फहमी में रह रहे हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी हैं और उस नाते वो बंगला अलॉट किया गया था उनको, लेकिन बीच में ही वो बंगला किसी और को अलॉट कर दिया गया। तो खास तौर से ये साफ जाहिर है कि विपक्षी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है। देखिए, बिहार सरकार आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बंगले पर बदले की भावना से काम कर रही है। बंगला का मोह नहीं है, बंगला से सरकार खाली करा देगी, जनता के दिलों से नहीं निकाल पाएगी। बड़ी खबर इस बीच शिवहर से आपको बता दें, जहां पिछले दिनों एक महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 23 मई को मवेशी चराने के विवाद में माधोपुर छाता में एक महिला की हत्या के बाद गांव में जातीय तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दो पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार था, जिसे गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। जो ट्रैक्टर चलाने वाला जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी और बाद में उसी जगह पर कुछ जातिगत हिंसा की भी समस्या सामने आई थी, जिसको बाद में कंट्रोल किया गया था, नियंत्रित किया गया था। इसमें कल आज सुबह होरिल कुमार पिता शंभू राय, जो कि ट्रैक्टर चलाकर जिसने रामकली देवी को मार दिया था, उसकी गिरफ्तारी आज सुबह की गई है और अभी उसको न्यायालय में अग्रसर किया जा रहा है। और देखिए, राजधानी पटना के गांधी मैदान से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, साथ ही वाहनों के कम उपयोग की जरूरत है। इसके लिए लोगों से अपील भी की गई। वहीं सदस्य सचिव नीरज नारायण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल की गई है। इससे स्वच्छ और बेहतर वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। पर्यावरण के प्रति आज लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो यहाँ विचार है कि अपनी के जीवन शैली में हम लोगों को परिवर्तन लाना चाहिए। इसीलिए वॉक का आयोजन किया गया है कि हम लोग छोटी छोटी दूरी